एक समय ऐसा था जब वसुंधरा राजे से टक्कर लेने से पहले कोई भी नेता 100 बार सोचता था। लेकिन उस समय में एक ऐसे नेता जो कि राजे से टक्कर लेने में बिल्कुल भी नहीं झिझके, वो नाम है घनश्याम तिवारी का, जो कि अब राज्यसभा के सर्वाधिक सम्मानीय सदस्यों में से एक हैं। घनश्याम तिवारी का सियासी सफर इतना आसान नहीं था, काफी संघर्षपूर्ण रहा था। आज वे एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन तब भी ये बात कही जाती है कि जो उन्हें मिलना चाहिए था और जिसके भी हकदार थे उन्हें वो नहीं मिल पाया। सीकर में जन्मे तिवारी का राजनीतिक सफर आरएसएस से विद्यार्थी परिषद और जनसंघ का युवा मोर्चा होते हुए शुरू हुआ था। उस समय युवा मोर्चा ने देश भर में आकाशवाणी को स्वायत्त शासी निकाय बनाने को लेकर आंदोलन किया था। जयपुर में आकाशवाणी के सामने हुए प्रदर्शन में तिवारी बुरी तरह घायल हुए थे। इस घटना के बाद वे लाइमलाइट में रहे। आपातकाल में जेल जाने के अलावा उन्होंने भूमिगत आंदोलन में हिस्सा लिया और बाद में राजनीतिक बंदियों की मामलों की कोर्ट में पैरवी की। साल 1977 में तिवारी को जनता पार्टी की सीकर सीट से टिकट मिली, लेकिन उनके विरोधियों ने ऐसी चाल चली कि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। एडवोकेट स्वर्गीय मदन लाल सोनी को प्रत्याशी बनवाया गया। पहली बार भले ही चूक गए, लेकिन साल 1980 में सीकर से वे भाजपा के पहले विधायक चुने गए। उसी साल भाजपा का भी जन्म हुआ। संगठन को मजबूत करने का जिम्मा तिवारी को मिला। उन्होंने इस मौके का खूब लाभ उठाया और साल 1984 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से सीकर लोकसभा सीट पर लड़ने आए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ के सामने ताल ठोक दी। उस महासंग्राम में तिवारी की जीत तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। शायद वो भी इसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उनके चुनावी दंगल में उतरने से पहले भाजपा को भरपूर लाभ मिला। कमल का फूल गांव-गांव ढाणी तक पहुंचा। तिवारी की राजनीतिक हैसियत सीकर में पार्टी के प्रांतीय स्तर का सम्मेलन करने से भी बढ़ी। उस समय का नारा था, सम्मेलन की देख तैयारी वारे वाह घनश्याम तिवारी। लेकिन 2 बार चुनाव जीतने के बाद जब तीसरी बार उन्हें हार मिली तो उन्होंने सीकर छोड़ दिया और जयपुर को अपनी कर्म भूमि बना लिया। चौमू और सांगानेर में चुनाव लड़े और जीते। राजनीति के चतुर खिलाड़ी बन चुके तिवारी को पहले शेखावत सरकार में ऊर्जा मंत्री और फिर राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। तिवारी बेशक एक तेज तर्रार नेता थे, लेकिन स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की उन पर विशेष कृपा थी। ये भी किसी से छुपा नहीं था, लेकिन उतना ही तथ्यगत है कि शेखावत से अदावत रखने वालों से तिवारी ही पहला मोर्चा लेते थे। पंचायत और जिला परिषद में आरक्षण को लॉटरी के माध्यम से लागू करने के मामले में शेखावत ने तिवारी को ही जिम्मेदारी दी थी, जिसको उन्होंने पूरा किया। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। तिवारी ने काफी बुरे समय का भी सामना किया और वो वक्त था वसुंधरा राजे का दिल्ली से लौटकर जयपुर आने का। दरअसल राजस्थान की राजनीति में तिवारी राजे से सीनियर थे। ऐसे में वो बड़ी जिम्मेदारी की प्रतीक्षा में थे, लेकिन राजे के आने के बाद सब कुछ चौपट हो गया। भले ही राज्य की कैबिनेट में तिवारी शिक्षा मंत्री बने, लेकिन वो दिन उन्हें अक्सर याद आते थे जब वे जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे और वसुंधरा राजे उनकी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थी। मजबूरन हालत से समझौता भले ही तिवारी ने कर लिया, लेकिन राज्य की कार्यशैली उनको कभी भी रास नहीं आई और बाद में उन्होंने दीनदयाल वाहिनी नामक संस्था का गठन करके राज्य से 2-4 करने की ठान ली। ये फैसला तिवारी के जी का जंजाल बन गया और उनकी आशा का पतन हो गया। और इसी तरह राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जब वे कांग्रेस में शामिल होने के लिए मजबूर हुए। राजनीतिक कारणों से ही सही, इस फैसले से उनकी छवि पर गहरा आघात लगा था। ये फैसला ज्यादा समय तक तो नहीं टिका पाया और वापस से तिवारी ने घर वापसी कर ली। कुल मिलाकर तिवारी प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये भी सच है कि तिवारी को आज जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। और कुछ ऐसी मिलीजुली स्टोरी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी है। उनको लेकर भी कहा जाता है कि जो पद उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया। अब देखना होगा कि जिसके वो हकदार है और जिसकी वो आशा करते हैं क्या उन्हें मिल पाता है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।